हाँ जी, नमस्ते बेटा जी। देखो देखिए जनाब, आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा है क्षेत्रमिति। ठीक है भाइयों। तो आपकी जो एक्सरसाइज है 9.1, तो पहले इसके थोड़े से फॉर्मूले हैं। ठीक है भाई। भाई प्रश्नावली को करेंगे, थोड़े मंत्र की आवश्यकता होगी, वो हम मंत्र सीख लेते हैं। ठीक है भाइयों, फिर हम सवाल पे चलेंगे। देखो देखिए भाई, एक तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। देखो क्षेत्रमिति है, चैप्टर का नाम क्षेत्रमिति है, तो इसमें हम एरिया ही निकालेंगे। ठीक है भाई, क्षेत्रमिति है ना, तो ये एरिया से रिलेटेड है, क्षेत्रफल से रिलेटेड है। तो आप देखो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो देखिए बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब आपके सामने पता होना चाहिए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखो बेटा, त्रिभुज साधारणतः 3 प्रकार के होते हैं। न्यूनकोण त्रिभुज होते हैं ना भाई, न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। भाई त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यूनकोण, समकोण और अधिक कोण। अधिक कोण है क्या हमारे पास? नहीं है भाई, वो नहीं है। तो हम अधिक कोण त्रिभुज भी बना लेते हैं। देखो देखिए, देखो देखिए, मैं अधिक कोण त्रिभुज बना रहा हूँ आपके सामने। नहीं पढ़ा क्या बचपन में अधिक कोण त्रिभुज? देखो जरा, अधिक कोण त्रिभुज कैसे बनाओगे भाई? ये लाइन और एक कोण, अधिक कोण। हम्म चलो देखो देखिए, अधिक कोण त्रिभुज बनाए ले लेते हैं। हमारे पास है, समान सामग्री है, तो बढ़ा ही लेते हैं भाई। देखो, हो गया ऑब्ट्यूस ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज हो गया। और ये समकोण हो गया, और ये क्या हो गया बेटा? न्यून कोण। एक सेकंड, कहाँ जा रहा है तू? हम्म त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, देखा होगा आपने, प्रडाप भी होगा। न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया, और ये हो गया बेटा अधिक कोण। अब देखो देखिए, सभी का क्षेत्रफल निकालना, आपको एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालते हो? देखो बेटा, आपको क्या ध्यान रखना है? आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। देखो इसका आधार क्या होगा? ये तो बेटा इसका आधार हो जाएगा, है ना, ये भुजा आधार हो जाएगी, तो ये हो गया इसका आधार। आधार, और इसकी ऊंचाई क्या होगी? आधार के ऊपर जो सीधी रेखा खींच देते हो आप बेटा, ये इसकी क्या हो जाएगी बेटा? ऊंचाई। ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। आगे बात समझ में? ये आधार है तो ये ऊंचाई है। अब देखो देखिए इसमें दूसरी बात, आप ऐसे भी देख सकते हो भाई, बोला है ना आधार के ऊपर ऊंचाई होती है। आधार के ऊपर क्या होती है बेटा? ऊंचाई होती है। जैसे देखो आप, दूसरी बात है ये, अगर आप आधार ये लेते हो, आपको पता होना चाहिए बेटा, आधार ये लेते हो। अब आपका आधार ये है भाई, आधार है तीनों भुजा, त्रिभुज को ऐसे घुमा दूं मैं, तो आधार ये बन जाएगा, है ना। आपको ध्यान रखना है भाई, आधार ये है आपका। ऊंचाई कौन सी होगी बेटा? अब देखो, आधार के ऊपर ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है। देखो जी, ये आधार होता है ना, ऊंचाई हमेशा क्या होती है? बिल्कुल सीधी खड़ी होती है। आधार के ऊपर ऊंचाई बिल्कुल सीधी खड़ी होती है। अगर ये आधार है, तो इसके ऊपर ये क्या होगी? ऊंचाई खड़ी होगी, ये ऊंचाई हो जाएगी। आगे होगी बात समझे आपको? ठीक है। तो अब आपका आधार ये भी हो सकता है। अरे तीनों भुजा में अगर आपका आधार ये रहा, अगर बेटा आपका आधार ये रहा, तो ऊंचाई कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी नहीं, आधार के ऊपर लंबवत। ठीक है। तो आपके सामने है, मैं लिख देता हूं भाई, ये तो हमने आधार लिया, इसका क्या लिया है? आधार। इसकी ऊंचाई देखो, ऊंचाई इसके अंदर ही आ रही है, इसकी ऊंचाई अंदर ही होगी बेटा, ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। देखो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में क्या होता है बेटा? ये तो जो नीचे वाली साइड आती है बेटा, ये आधार होगा, आधार, और ये क्या हो गया? लंब। आप देखते हो ना पाइथागोरस प्रमेय, लंब कर्ण आधार, आधार हो गया, ये क्या हो गया बेटा? लंब। लंबी को क्या बोलते हैं? लंब क्या होता है बेटा?
लंबवत होता है, और लंबवत साइड को क्या बोलते हैं हम? ऊंचाई तो बोलते हैं भाई। लंबवत साइड होती है वो क्या होती है? ऊंचाई होती है, हाइट होती है ना भाई। तो ये हो जाएगा बेटा, ये लंबवत है आपके सामने, तो ये ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, इसकी ऊंचाई ये हो जाएगी। अरे समझ में आ रहा है ना आपकी? ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब देखो देखिए बेटा, इसका आधार ये होता है। आधार कौन सा होता है? ये होता है, ये हो गया आधार। ठीक है, अब देखो देखिए बेटा, ऊंचाई कौन सी होगी जब आधार को आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको, ऐसे, और ये इसकी ऊंचाई होगी भाई, जो बाहर की साइड में है ना भाई, ये इसकी क्या हो जाएगी बेटा? ऊंचाई। ठीक है, हाँ, तो ये आधार हो गया, तो ये आपके सामने ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो आपने देखा है न्यूनकोण त्रिभुज में ऊंचाई अंदर होती है, समकोण में 90 डिग्री के बराबर होता है ना, तो ऊंचाई इसके ऊपर होती है। अधिकोण त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 से ज्यादा हो, है ना, उसकी ऊंचाई क्या होगी? बाहर की ओर होगी। ठीक है भाई, इतना ध्यान रखना है। आगे होगी बात में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार और ऊंचाई को गुणा करना है और उसका आधा करना है। अब आपने ये तो पढ़ा होगा वर्ग का परिमाप। एक आपके सामने वर्ग है और उसका परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा, ये वर्ग हो गया। अब आपको पता होगा ये भुजा है और ये भी भुजा है, ये भी क्या है बेटा? भुजा है, और ये भी क्या है? भुजा है। या तो आप चारों भुजाओं को जोड़ दो, या तो बेटा 4 ही तो भुजा है ये, तो 4 इंटू भुजा लिख दिया। अब देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? देखो वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा को भुजा से गुणा कर दिया, ये किया ना आपने। देखो इस भुजा को इस भुजा से गुणा कर दिया, अरे ये किया ना। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल, किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो बेटा ये क्या हो गया? इसका आधार हो गया। ये क्या हो गया बेटा? आधार। आधार, और ये क्या हो गया बेटा? इसकी ऊंचाई। अगर आधार और ऊंचाई को गुणा कर दो तो क्या आ जाता है बेटा? उसका क्षेत्रफल आ जाता है। आगे होगी बात में। किसी भी चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है, किसी भी का चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो आधार और ऊंचाई को क्या कर दो बेटा? गुणा कर दो। यहाँ पे आधार क्या है? भुजा है, ऊंचाई भी यहाँ पे भुजा है, इसलिए भुजा गुणा भुजा लिख दिया। यहाँ पे आप आधार गुणा ऊंचाई भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, अब देखो देखिए बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको बीच में से काट दूं, अगर मैं इसको बीच में से काट दूं तो क्या बन रहा है? देखो ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। अब मान लेते हैं पूरे, देखो वर्ग का क्षेत्रफल, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल अगर 20 है, अब वर्ग को आप बीच में बराबर काट रहे हो तो कितना हो जाएगा भाई? 10-10 हो जाएगा। अरे कितना हो जाएगा बेटा? 10-10 हो जाएगा ना? अरे हो जाएगा ना? तो अब देखो देखिए, अब देखो आपने देखा है एक वर्ग के दो टुकड़े कर दो, वर्ग के या आयत के आप दो टुकड़े करते हो तो बेटा दो त्रिभुज बनते हैं, दो त्रिभुज बनते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा हो गया नहीं? देखो ये पूरा 20 था, 20 का आधा हो गया ये। अरे टोटल इसका पूरा एरिया हमने 20 माना था। अब आपको पता है ये भी 10 हो गया और ये भी क्या हो गया बेटा? 10 हो गया। तो ये तो है। अरे जो वर्ग का परिमाप या आयत का परिमाप की, देखो क्षेत्रफल क्या होता है? आधार, क्या होता है बेटा? आधार इंटू ऊंचाई। भाई आपको वर्ग का परिमाप निकालना है, आयत का परिमाप निकालना है, तो क्या हो गया? आधार और ऊंचाई को गुणा कर देंगे तो क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया, सॉरी क्षेत्रफल। ठीक है, अब त्रिभुज क्या होता है? वर्ग का या आयत का आधा ही तो होता है, तो इसको आधा कर दो। बस यहां से ही तो त्रिभुज का फॉर्मूला निकल के आया, त्रिभुज के क्षेत्रफल का। आगे होगी बात में, चले देखो देखिए, अब देखो आगे आयत। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। बचपन में आपको खूब रटवा रखा है, ठीक है, समझाने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। हाँ, देखो आयत का क्षेत्रफल, देखो आयत बना है, आयत है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला आपने? लंबाई इंटू चौड़ाई। ये क्या है? इसकी लेंथ है, और ये क्या है? इसकी विड्थ है ना? लंबाई इंटू चौड़ाई। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो आधार है। ये क्या है बेटा? आधार है, और ये क्या हो गया बेटा? इसकी ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई भी बोल सकते हो आप। ठीक है भाई, हाँ बेटा आयत तो किसी भी चतुर्भुज का आप क्षेत्रफल निकालते हो तो आधार और ऊंचाई को गुणा कर दो, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हो तो आधार और ऊंचाई को गुणा करके आधा कर दो, क्योंकि त्रिभुज चतुर्भुज का आधा ही तो होता है भाई। ये चतुर्भुज है आपके सामने, हाँ पूरा चतुर्भुज है, इसका आप आधा करोगे तो क्या हो जाता है? त्रिभुज हो जाता है।
चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है, देखो आधार इंटू ऊंचाई। किसी भी चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आधार और ऊंचाई को गुणा कर दो। अब त्रिभुज क्या होता है, इसका आधा ही तो होता है, आधा हिस्सा कर दिया तो आधा ही तो होता है, तो इसको क्या कर दो आप, आधा से गुणा कर दो। इसका मतलब आधार और ऊंचाई को गुणा करके, अगर मान लेते चतुर्भुज का क्षेत्रफल 40 आ रहा है तो त्रिभुज का कितना आ जाएगा बेटा, 20 आ जाएगा, क्योंकि इसका आधा ही तो होता है। ठीक है, यहां से समझ में आया आपको? ले आगे, तो ये तो छोटी मोटी बात थी। देखो समांतर चतुर्भुज, देखो वे चतुर्भुज का तो फॉर्मूला आपको सभी को याद होगा, क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। ये आपके सामने समांतर चतुर्भुज है, इसका आधार ये होगा, आपको पता है आधार। अब देखो ऊंचाई, क्या ये भुजा होगी या फिर ये भुजा होगी, क्या ऊंचाई ये भुजा होगी या फिर ये होगी, दोनों भुजाएं नहीं होगी, क्योंकि ऊंचाई हमेशा बिल्कुल सीधी होती है, आधार के ऊपर क्या होती है बेटा, बिल्कुल सीधी होती है। तो इसका मतलब इसकी ऊंचाई ये होगी बेटा, यहां से हम इसको सीधा मिलाते हैं ना, तब इसकी ऊंचाई आ जाती है, क्या आ जाती है, ऊंचाई। ठीक है, अब ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो आधार और ऊंचाई को गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, चतुर्भुज का फॉर्मूला आ जाएगा, समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब देखो देखिए, अब देखो सभी चतुर्भुज का फॉर्मूला तो सेम ही होता है, आधार इंटू ऊंचाई, लेकिन कुछ कुछ चतुर्भुज है जिसका स्पेशल फॉर्मूला होता है। ठीक है, वैसे आप इसमें वो भी लगा सकते हो, आधार इंटू ऊंचाई। देखो ये भी क्या है, एक चतुर्भुज है, आप देख रहे हो, ये भी क्या है, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आधार इंटू ऊंचाई। ये होता है, किसी भी दुनिया में कौन सा भी चतुर्भुज हो उसका क्षेत्रफल निकालते हो तो इसका फॉर्मूला ये होता है। लेकिन ये क्या है कि कुछ स्पेशल आदमी हैं, कुछ स्पेशल प्राणी हैं, तो इसके लिए इनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट भी होता है। ठीक है भाई। हाँ, देखो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। सम चतुर्भुज जानते हो बेटा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ये हो गया सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज हो गया जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ठीक है, ये भी सम चतुर्भुज है, आप देख सकते हो भाई। ये सम चतुर्भुज है, वैसे समांतर भी है, ये सम भी है। देखो इसकी चारों भुजाएं मैं बराबर कर दूं तो ये सम चतुर्भुज हो गया। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका है, इसके विकर्ण, दोनों विकर्णों को गुणा कर दो। जैसे मान लेते एक विकर्ण तो इसका ये हो गया, एक विकर्ण तो इसका बेटा ये हो गया, डायगोनल्स है ना, आप नाम दे सकते हो ए बी सी और डी। दूसरा विकर्ण हो गया, मान लेते ये। ठीक है, इसका विकर्ण मान लेते हैं, एक तो ये हो गया बीसी, एक तो विकर्ण क्या हो गया बेटा, बीसी, एक तो हो गया आपके सामने बीसी, दूसरा क्या हो गया बेटा, एडी। अगर आप विकर्णों को गुणा कर देते हो, मतलब दोनों विकर्णों को गुणा करना है, इसका मतलब हो गया ए सी, ए सी गुणा बी डी। ठीक है, अरे दोनों विकर्णों को गुणा करना है, दोनों विकर्णों की लंबाइयों को गुणा कर दोगे और उसका आधा करते हो तो किसका फॉर्मूला आ जाता है बेटा, सम चतुर्भुज का फॉर्मूला आ जाता है। सम चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जरूरी नहीं उसका एक और 90 डिग्री हो या ना हो, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो सम चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब उसके विकर्णों को गुणा करना है। देखो ये आपके चैप्टर में ये काम में आएगा सबसे ज्यादा, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो उसका एक ही फॉर्मूला है, विकर्णों का गुणनफल। दोनों विकर्णों का गुणनफल कर दो, विकर्णों को गुणा कर दो और उसका आधा कर दो, आगे होगी बात में। एक तो ये फॉर्मूला काम में आएगा। अगला देखो, एक आएगा आपके सामने सबसे प्यारा फॉर्मूला, ये काम में आएगा, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलम चतुर्भुज किसे कहते हैं, देखो मैं बनाता हूं आपको। देखो एक तो ये रहा, एक तो ये प्राणी रहा हमारे सामने, इसकी दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो, जिसकी दो भुजाएं क्या हो बेटा, समांतर हो। और है क्या हमारे सामने ऐसा कुछ, नहीं है भैया। देखो मैं बढ़ा ही देता हूँ आपके सामने। देखो एक तो चतुर्भुज होता है ऐसे ही, क्या है,
देखो कि ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर है। जिसकी दो कम से कम दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो, उसको क्या बोलते हैं हम, समलंब चतुर्भुज। जैसे मान लेते हैं ये हो गया ए बी सी और डी, ये दोनों भुजाएं समांतर है, जबकि ये दोनों भुजाएं तो क्या है, असमांतर है, क्योंकि ये आगे जाके काटेगी ऐसे। ठीक है, आगे होगी बात में। जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो, वे कैसा होता है बेटा, समलंब चतुर्भुज होता है। जब समलंब चतुर्भुज का नाम आए बेटा, एक तो आप ये डायग्राम बना दो, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें क्या बोला है, समांतर भुजाओं, देखो इसका फॉर्मूला क्या बोला है इसने, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। अब देखो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं कौन सी, ए बी और कौन सी है, सी डी, इसका योग करना है। ठीक है, ए बी प्लस सी डी गुणा उनके बीच की दूरी, समांतर भुजाओं की बीच की दूरी। देखो बेटा ये समांतर भुजाएं हैं, इनकी बीच की दूरी कौन सी होगी, यही तो होगी भाई, यही तो होगी इसकी समांतर भुजाओं की बीच की दूरी। तो ये हो जाएगा बेटा एडी। आगे बात में, इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना है बेटा, समांतर भुजाओं को जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ना है। जोड़ दोगे, जैसे मान लेते हैं ये 4 है और ये 5 है, कितना हो गया 20। इन 4 5 कितना हो गया, जोड़ना है, इनको क्या करना है बेटा, जोड़ना है। जोड़ दोगे, मान लेते इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 3, तो पहले तो इसको जोड़ोगे, समांतर भुजाओं को जोड़ोगे, 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 को आप 3 से गुणा करोगे, नहीं 4 ले लेते, 9 को आप 4, चलो भाई 2 ही ले लेते ऊंचाई। ठीक है, अब 4 और 5 को जोड़ोगे तो कितना हो गया भाई, 9 गया, 9 को आप 2 से गुणा करोगे 18, 18 हो गया ना। अब 18 का क्या कर दो, आप आधा कर दो आगे वास्त में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा। ओके, ऐसे आ जाएगा इसका आंसर 9। देखो एक तो ये हो गया समलंब चतुर्भुज, एक दूसरा एक और होता है बेटा समलंब चतुर्भुज, देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक समलंब चतुर्भुज ये भी होता है, कहीं पे ये दिख जाए तो ये समलंब चतुर्भुज है भाई, ए बी सी और डी। अब देखो बेटा इसकी समांतर भुजाएं कौन सी, ये है, देखो समांतर भुजाएं कौन सी है, ये है। अब देखो आपको समांतर भुजाओं का योग चाहिए, एक तो ये भुजा और एक ये भुजा। देखो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब ए बी प्लस सी डी, इनका योग करना है, गुणा ऊंचाई, समांतर भुजाओं की बीच की दूरी या फिर इनकी बीच की ऊंचाई। तो ऊंचाई कहां से नापोगे, यहीं से नापोगे बेटा, बेटा ऊंचाई कहां से नापोगे, यहीं से, ये इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं ए एम। ठीक है, ये हो जाएगा ए एम। अरे कुछ नहीं करना है, समांतर भुजाएं चाहिए आपको और उनकी समांतर भुजाओं की बीच की दूरी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये समांतर भुजाएं हैं तो इनकी बीच की दूरी ये है। ठीक है, तो ये 2 डायग्राम है, तो ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला याद रखो बेटा, समांतर भुजाओं का योग करना है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणा समांतर भुजाओं की बीच की दूरी। ठीक है, चलिए भाई, ये तो होगी आपके फॉर्मूले की बात होगी। अब देखो सवाल पे आ जाते हैं हम। हाँ, अब देखो सवाल करेंगे तब जाके आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब के जैसा है, समलंब पढ़ा अभी, एक मेज है उसका आकार के कैसा है बेटा, समलंब के आकार का है, मतलब ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। आपकी इच्छा चाहे तो आप ये डायग्राम बनाओ, आपकी इच्छा चाहे तो ये डायग्राम बनाओ। ठीक है, यदि इनकी समांतर भुजाएं तथा इन भुजाओं के बीच की दूरी, ठीक है, देखो इसने क्या बोला है, इसने एक चीज बोली है बेटा, ये एक मेज है, मेज एक टेबल है, उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो किसके आकार का है बेटा, समलंब के आकार का है। तो आप जब समलंब का नाम ही आ गया है तो आप क्या करो, एक समलंब चतुर्भुज बना दो। देखो मैं एक ऐसा टेबल है, ठीक है भाई, आगे होगी बात सुनने। अब इसने क्या बोला है, यदि इनकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है, समांतर भुजाएं क्या है बेटा, 1 मीटर और 1.2 है, इसका मतलब समांतर भुजाएं कौन सी, यही तो है, अरे यही तो है। इसको नाम दे देते हैं भाई ए बी सी और क्या हो गया डी। ठीक है, अब आपको जाहिर सी बात है जो छोटी वाली भुजा है वही तो 1 होगी, ये तो होगी बेटा 1 मीटर, कितनी होगी 1 मीटर, और ये 1.2 है, जो बड़ी वाली होगी जाहिर सी बात है ये साइज में भी बड़ी है तो इसका मान भी बड़ा होगा ना, 1.2 मीटर है। तथा इन समांतर भुजाओं की बीच की दूरी कितनी है, 0.8 है।
और ये समांतर भुजाएं हैं, इनकी बीच की दूरी ये कितनी देर की आपको बेटा 0.8 मीटर देर की है। तो आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेस फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, तो मैं लिख देता हूं फॉर्मूला आपके सामने। लिख देता हूं बेटा, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा, है ना, समांतर भुजाओं की बीच की दूरी, ऐसे लिखोगे आप, समांतर भुजाओं की, समांतर भुजाओं की दूरी। आगे बात सुन, ये फॉर्मूला लिख दिया आपने। हाँ देखो, देखिए भाई 1/2 तो है ये, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं कौन सी? ए बी और क्या है? सी डी। तो इनका योग कर दो भाई, ए बी प्लस सी डी, ठीक है। अब बीच की दूरी कौन सी मान लेते हैं? ये ए है, तो इस पॉइंट को हम एम नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं बेटा? एम, ठीक है। आपके हिसाब से कुछ भी दे लो। तो ये बीच की दूरी कौन सी होगी बेटा? ए एम। ध्यान रख दो भाई, और कुछ नहीं करना है। 1/2, ए बी का मान कितना है? 1, और सी डी का मान कितना है? देखो बेटा 1.2। अरे समांतर भुजाओं का योग करना है, गुणा हाइट से इसको गुणा कर दो 0.8। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, 1/2, हाँ ये कितना हो गया भाई? 2.2 हो गया भाई। कोष्टक को हटा भी सकते हो ना, 1.2 और 1 जोड़ोगे, है ना, एक में आप 1.2 जोड़ोगे तो 2.2 हो गया है, ठीक है। अरे पूरा पूरा एक है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक है, तो एक रे कितना हो गया? 2, और 0.2 साथ चल रहा है तो 2.2 हो गया, गुणा 0.8। देखो ये 2 से कट जाएगा, इसको 22 देखो, 22 को मतलब ये 11 बार ही कट गया, 1.1। अरे 2 एक कम, 2 पॉइंट की जगह पॉइंट, ये हो गया। अब देखो इसको आप 1.1 को आपको 0.8 से गुणा करना है। अब ये देखो ना भाई, 11 को 8 से गुणा करना है, 11 8 88 होता है बेटा। अब देखो भाई 88 होता है, 88 होता है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक के बाद में पॉइंट है और यहाँ पे भी एक के बाद में पॉइंट है, तो टोटल पॉइंट कहाँ से हो जाएंगे बेटा? 2 के बाद में पॉइंट हो जाएंगे ना, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब क्षेत्रफल है, भुजाएं किस में दे रखी है? मीटर में दे रखी है, तो क्षेत्रफल हमेशा किस में आएगा बेटा? मीटर स्क्वायर, वर्ग में आएगा ना, स्क्वायर में आएगा क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा? 0.88 मीटर स्क्वायर। ओके, अब इसको नोट कर लो आप। ये क्या काम किया इसने? साफ साफ बोला है समांतर भुजाएं दे रखी है, 2 समांतर भुजाएं हैं और इनकी बीच की दूरी दे रखी है, चाहे आप डायग्राम में ये बनाओ चाहे डायग्राम कौन सा ही बनाओ, ठीक है। आगे बात सुनने, हाँ तो सीधा मान रखना है फॉर्मूले में। अब देखो अगला चले, एक समलम का एक समलम का क्षेत्रफल आपके सामने दे रखा है, एक समलम है उसका क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, एरिया दे रखा है 34 सेमी स्क्वायर। अब इसकी ऊंचाई दे रखी है 4 सेमी, ऊंचाई 4 सेमी दे रखी है। समांतर भुजाओं में से एक भुजा तो 10 दे रखी है, तो दूसरी भुजाएं आपको भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखो, देखिए बेटा डायग्राम बना लेते हो, जब समलम का नाम ही आ गया है तो हम डायग्राम बना लेते भाई। बना दिया आपने समलम का डायग्राम। देखो इसको नाम दे देते हैं भाई ए बी सी और क्या हो गया डी। अब देखो आपकी इसकी समांतर भुजाएं ये होगी। अब क्या दे रखा है? इसका क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है बेटा? 34 सेमी स्क्वायर। पूरा का एरिया दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। अब इसकी ऊंचाई दे रखी है 4 सेमी, इसका मतलब ये हाइट, ये हाइट कितनी दे रखी है बेटा? 4 सेमी दे रखी। इस क्षेत्रफल को मैं एक बार के लिए मिटा देता हूँ। हाँ इसकी हाइट 4 सेमी दे रखी है,
अब देखो देखिए, अब क्या दिया है कि समांतर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेमी की लंबाई की है। अब मुझे एक बात बताओ, समांतर भुजाएं हैं, कौन सी समांतर भुजा? ए बी भी हो सकती है और सी डी है, दो ही तो है समांतर भुजाएं, ए बी और सी डी है। इसमें से किसी एक की लंबाई 10 सेमी है। भाई 10 ये भी हो सकता है 10 सेमी, और 10 ये भी हो सकता है। आगे बात सुनने, या तो आप इसको मान लो या फिर आप इसको मान लो, ठीक है। अब देखो एक बार के लिए मैं इसको ऊपर वाली साइज ही मान लेता हूँ। देखो, अरे जो समांतर भुजाएं हैं उसमें से एक भुजा 10 सेमी लंबाई की है, ठीक है। तो आपको मान लेते हैं ये भुजा 10 की है, तो आपको दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। दूसरी भुजा मान लेते हैं हम x, दूसरी भुजा कितनी मान लेते हैं बेटा? x मान लेते हैं। ये आपको दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। अब देखो देखिए बेटा, अब फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। लंब का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा, ठीक है। हाँ, समांतर इधर ही लिख लेते हैं यार, गुणा समांतर भुजाओं की बीच की दूरी की दूरी। ये बात समझ में आपको? हाँ देखो देखिए, अब आपको साफ साफ दे रखा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? 34। तो इसकी जगह आप 34 लिख दो, बराबर 1/2, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी? ए बी और सी डी, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा बेटा ए बी प्लस सी डी, समांतर भुजाओं को जोड़ दिया, गुणा इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई को क्या मान लेते हैं हम? ए एम, ठीक है। ए एम, ए एम। देखो देखिए बेटा, ये देखो ये गुणे में है, देखो ये भाग में नीचे दो, किसमें है बेटा? भाग में नीचे बेटा है, बराबर के इधर भेजेंगे तो ये किस में आ जाएगा बेटा? गुणे में आ जाएगा दो। ए बी का मान कितना है भाई? 10। सी डी का मान कितना माना बेटा? x, ठीक है। गुणा ए एम का मान कितना है भाई? 4 है, 4 ही है ना। हाइट कितनी है? 4। ये कितना हो गया भाई? 34। 34 को, ठीक है, 34 को आप 2 से गुणा करोगे तो 78 हो गया, 68 हो गया, बराबर 10 प्लस x, ठीक है, गुणा 4। अब देखो आपको तो x का मान निकालना है, तो ये गुणे में 4 है, तो इसको कहाँ पे भेज देते हैं? पहले भाग में भेज देते हैं, ठीक है। 68 प्लस x, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब इसमें भाग लगाओगे तो 17 चौक 68 होता है, 17 मान आ गया, तो 10 प्लस x। तो x का मान कितना आ जाएगा भाई? ये प्लस का है, तो इसको कहाँ पे भेज देते हैं हम? माइनस में। x का मान कितना आ गया भाई? 7 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपके हिसाब से जो डायग्राम बनाया गया वो सही है क्या? जो आपने डायग्राम बनाया है वो सही है क्या भाई? नहीं है, क्योंकि आपने देखो छोटी भुजा तो 10 आ रही है और बड़ी भुजा 7 आ रही है। ऐसा हो सकता है क्या भाई छोटी भुजा का मान ज्यादा हो और बड़ी का कम हो? ये लंबाई में बड़ी है तो इसका मान ज्यादा आना चाहिए ना। इसका मतलब क्या है? या तो पर्सन को पूरा चेंज कर दो, या फिर हम क्या करेंगे बेटा, इसको इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। ये जो ए बी है, तो देखो बेटा आपने 10 इसको माना ना, या तो आप इसको 10 इसको ना मानो, इसको मानो आप, आगे होगी बात में, तो आप इसको मान लेते हैं भाई। देखो, क्योंकि आपने देखा है बड़ी भुजा का मान कम आ रहा है, छोटी भुजा ज्यादा रहेगी ना, तो आपको भाव थोड़ी ना आ रहा था भाई, इसलिए मैंने बताया था आपको। पहले आप देखो, ए हो गया ए बी, और ये हो गया सी, और ये क्या हो गया बेटा? डी। अब देखो आपको क्या करना है, जो 10 है ना, 10 किसको मानना है बेटा? आप इसको मानना पड़ेगा। 10 क्या है? सेमी में ना, 10 सेमी। ये भुजा 10 सेमी है, तो इसको मान लेते हैं हम एक्स। आगे होगी बात में, तो यहाँ पे बेस हो जाएगा ये, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो चाहे चेंज करो चाहे मत करो, चलो कर ही दो यार, फिर हो गया आप। देखो बेटा,
अरे 10 आपने उसको छोटी वाली भुजा को माना है, तो उसको मिटा के आप बड़ी वाली भुजा को मानो, क्योंकि आपने जो मान निकाला है वो कितना आया भाई, 7 आया। इसका मतलब छोटी वाली भुजा ही तो 7 रहेगी, बड़ी भुजा है तो इसका मान भी ज्यादा आना चाहिए ना भाई। तो आप देखो, देखिए, हाँ अब देखो 34 आ गया, क्षेत्रफल कितना आ गया, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया 1/2 समांतर भुजाओं का योग ए बी प्लस सी डी गुणा ऊंचाई। अब ए बी का मान कितना है, x है, और सी डी का मान कितना है बेटा 10। ये हो जाएगा x प्लस 10, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा x प्लस 10, ये हो जाएगा x प्लस 10। ये 10 प्लस का इधर आ गया तो x का मान कितना आ गया भाई, 7 आ गया। और x है क्या, ये x है आपके सामने ए बी, ए बी का मान आ गया आपके सामने 7 सेमी। अब लग रहा है नहीं, ये तो 7 आ गया और ये आ गया 10। देखो ये बड़ी भुजा है तो इसका मान भी बड़ा हो गया, ये छोटी भुजा है तो इसका मान भी क्या हो गया, छोटा हो गया। तो बेटा इस सवाल में कुछ भी नहीं था, आपको क्या है, क्षेत्रफल दे दिया। अब की बार क्या दे दिया बेटा, आपको क्षेत्रफल दे दिया। इसमें से एक भुजा दे दी, दो भुजा है ना यहाँ पे समांतर भुजाएं, उसमें से आपको एक भुजा दे दी और आपको ऊंचाई दे दी, तो आपको दूसरी भुजा निकालने के लिए बोला है। बेस सीधा मान रख दो भाई, क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल रख दिया। अब इसमें से 1/2 था, ये भाग में था तो ये गुणे में चल गया यहाँ पे 2। अब इसमें से दोनों में से एक भुजा दे दी, आप चाहे ए बी को 10 मानो चाहे आप सी डी को 10 मानो, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो आपने ए बी को तो x मान लिया और सी डी को कितना मान लिया बेटा, x मान 10 मान लिया, ठीक है। और इसकी ऊंचाई दे दी, तो यहाँ से हमको x का मान मिल गया, ठीक है, अन्य दूसरी भुजा मिल गई। चलिए भाई आगे देखो अगला सवाल। अब इसने क्या बोला है, एक समलंब के आकार के खेद है ए बी सी डी, ठीक है, उसके बाड़ की लंबाई इतनी है। हाँ, लेकिन देखो आप समलंब का ये डायग्राम नहीं बना सकते आप ये बोल दो। अब इसने क्या बोला है, देखो आप ये डायग्राम बनाओगे या वो, अब आपको समझना पड़ेगा सवाल को देख के। इसने बोला है भुजा ए बी, जो भुजा ए बी है, देखो आगे इसको पढ़ो बेटा, जो भुजा ए बी आपके सामने मैं पढ़ा रहा हूं ना, आप पढ़ो। जो भुजा ए बी है, जो समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं कौन सी है, अरे समांतर भुजाएं कौन सी ए डी और बी सी है। तो ए डी और बी सी है, तो इसको कैसे लिखोगे आप, ए बी सी और डी। इसका मतलब समांतर भुजाएं कौन सी है, ए डी और क्या है, बी सी है। अरे समांतर देखो इसके हिसाब से तो आपने लिख दिया ए डी और बी सी क्या है, समांतर भुजाएं है भाई। लेकिन जो है ना भुजा ए बी, जो भुजा ए बी है वो इन दो समांतर भुजाओं के ऊपर क्या है, लंबवत है। क्या ये भुजा लंबवत है क्या, यही तो बोला है, जो भुजा ए बी है समांतर भुजाओं के ऊपर क्या है, लंबवत है। क्या ये लंबवत दिखाई दे रही है कि ये तो टेढ़ी आ रही है। इसका मतलब आप ये डायग्राम नहीं बना सकते। आप कौन सा डायग्राम बनाओगे बेटा, आप ये डायग्राम बनाओगे, आप ये डायग्राम बनाओगे। अब लिखो बेटा ए, ये हो जाएगा यहाँ पे डी, यहाँ पे हो जाएगा बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। अब देखो समांतर भुजाएं कौन सी, ए बी, ए डी और बी सी है। अरे समांतर भुजाएं कौन सी है, ए बी और क्या है, बी सी। अरे लंबवत आए, लंबवत का मतलब हो गया 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्या इस त्रिभुज में कहीं पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इसने ये समांतर भुजाओं के ऊपर क्या है, लंबवत है, लंब है। लंब का मतलब समझते हो क्या बेटा आप, 90 डिग्री का। क्या आप ये डायग्राम बनाओगे तो इसमें कहीं पे भी कोई भी कोण 90 डिग्री का बनता है क्या, नहीं बनता, इसलिए आप ये डायग्राम नहीं बनाओगे। हिंट दे दिया आपसे। अब देखो यहाँ पे लंबवत बन रहा है, 90 डिग्री बनता है ना यहाँ पे। अब देखो साफ साफ लिखा हुआ है, जो भुजा ए डी और बी सी क्या है, समांतर है। देखो ए डी और बी सी आपस में क्या है, समांतर है। और आपने ये भी लिखा है भुजा ए बी समांतर भुजाओं के ऊपर क्या है, लंबवत है। देखो ये बिल्कुल सीधी खड़ी है, इसके ऊपर भी सीधी खड़ी है, और देखो इसके ऊपर भी क्या है, बिल्कुल सीधी खड़ी है। अरे खड़ी है ना, तो इसका मतलब डायग्राम आप ये बनाओगे, लंब आ गया, लंब का मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इसमें बनता है ना कि इसमें, ठीक है भाई। और आगे होगी बात में। अब मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, नया डायग्राम बनाएंगे यार, मिटा देते हैं यार इसको। देखो देखिए, अब मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ नया। हो गया बेटा ए, ये हो गया बेटा बी, हाँ बी यहाँ पे नहीं, क्योंकि एडी एडी समांतर है ना भाई, ए
बी और सी और डी। बेटा आप बी वहां पे लिख लेते, बी वहां पे लिखते, मान लेते एक बार के लिए आप बी वहां पे लिखते, सी यहाँ पे आता और तो डी यहाँ पे हो जाता। तो ये ए बी समांतर होती बी सी की। कहीं है क्या यहाँ पे ए बी समांतर बी सी के? नहीं है। ए डी समांतर है बी सी के। आगे बात में, तो एक भुजा आपको बी सी लेनी है, एक भुजा तो आपको बी के साथ रखनी है, ठीक है, बी के साथ आपको सी रखना है। तो ये होगी बेटा भुजा होगी बी सी। ये भुजा किसके समांतर है? ए डी के समांतर है। और इसने साफ साफ बोला है जो ए बी लंब है, ए बी किसके ऊपर लंब है? इसके ऊपर लंब है, ठीक है। तो आपका ये डायग्राम कुल मिला के इस पूरी लाइन का मतलब है आपको ये डायग्राम बनाना है और इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये 90 डिग्री का इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखो देखो बेटा, अब इसने दिया है एडी का मान कितना है? 40 मीटर है। और क्या दिया है इसने? बीसी का मान, बीसी का मान कितना दिया बेटा? 48 मीटर। और सी डी का मान कितना दिया भाई? 17 मीटर, 17 मीटर। आपको इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है बेटा। इस खेत का क्या निकालना है आपको? क्षेत्रफल। एक समलंब के आकार का खेत है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए बेटा, समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या देते हैं? समांतर भुजाएं। हमें समांतर भुजाएं तो दे रखी है, लेकिन इसकी ऊंचाई नहीं दे रखी भाई। ये ऊंचाई जरूरी है, जो चीज जरूरी थी वो तो दे ही नहीं रखी इसने। भाई हमें क्या चाहिए? समांतर भुजाएं चाहिए और इनकी बीच की दूरी, समांतर भुजाओं की बीच की दूरी यही तो है भाई। समांतर भुजाओं की बीच की दूरी कौन सी है? यही तो है ए बी। आगे बस में, हाँ। तो ये आपको क्या करना है? निकालना है। उसके लिए इसने दिया है भाई इस खेत का जो परिमाप है, बाड़ की लंबाई, क्या मान लेते हैं इसके चारों साइड में तारबंदी करोगे, है ना। इसके चारों साइड में तारबंदी करोगे, टोटल कितना है? 120 है। इसका मतलब परिमाप देर का है ना। ए बी सी डी का परिमाप, परिमाप बोल सकते हो आप। अरे तारबंदी करोगे, इसके चारों साइड में आप बाड़ लगाओगे, वो परिमाप ही तो हो गया। क्या होगा बेटा? ए डी। अरे परिमाप कैसे निकालते हो? ये प्लस ए डी प्लस डी सी प्लस सी बी प्लस डी ई। अरे चारों लंबाइयों को जोड़ दोगे तो परिमाप आ जाएगा। और परिमाप दे रखा है इसका 120। ए डी का मान कितना है भाई? 40। डी सी का मान कितना है भाई? 17। और सी बी का मान कितना है भाई? 48। प्लस बी ए का मान तो आपको निकालना है, बी ए बोलो चाहे आप ए बी बोलो, ठीक है। देखो देखिए ये कितना हो गया भाई? तो हो जाएगा बेटा आपके सामने 15 हो गया ये तो। 15 तो 105 हो गया ये, ठीक है भाई। 105 हो गया ये, प्लस ए बी। आपको तो ए बी का मान चाहिए ना, तो 105 प्लस का है तो इसको इधर भेज देते हैं। तो ये ए बी का मान आ गया आपके सामने जो हमें चाहिए था। ए बी आ गया आपके सामने 15 आ गया, 15 मीटर। मीटर में ही है ना सारा आंसर। देखो देखिए इसकी बीच की दूरी आ गई आपके सामने, ए बी आ गया आपके सामने 15 मीटर, क्योंकि ए बी तो जरूरी है। अगर ये भुजा नहीं देता तो काम चल जाता, क्योंकि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या चाहिए हमें बेटा? एक तो समांतर भुजाएं चाहिए दे रखी है, और इनकी बीच की दूरी, ये दूरी चाहिए, ठीक है। उसके लिए इसने देखो इसका खेत का परिमाप दे रखा है। इसने इस खेत का क्या दे रखा है बेटा? परिमाप दे रखा है। देख रहे हो आप, बाढ़ की लंबाई कितनी दे रखी है? 120। ये परिमाप ही तो हो गया। अरे चारों साइड में आप बाढ़ लगाओगे तो वो क्या हो गया? एक परिमाप ही तो हो गया। तो चारों परिमाप कैसे निकालते हैं? चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं। तो 3 भुजाएं तो दे रखी है, ये 3 भुजाएं तो आपके सामने दे रखी है, तो चौथी भुजा आप निकाल सकते हो ऐसे। अरे निकाल सकते हो ना, तो हमने निकाल लिया। अब देखो देखिए इस खेत का क्षेत्रफल, ये खेत है, खेत का क्षेत्रफल कैसा है? ये समलंब के तो आकार है, लिख देता हूँ समलंब। भाई समलंब के आकार का ही तो है, तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा, ठीक है, क्या होगा? समांतर
भुजाओं की बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी। अरे बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। तो देखो देखिए भाई, 1/2 समांतर भुजाएं कौन सी है, एडी और बीसी है, एडी प्लस क्या है बीसी, गुणा इस समांतर भुजाओं की बीच की दूरी। देखो समांतर भुजाएं हैं, इनकी बीच की दूरी कौन सी है, ए बी, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा गुणा एडी का मान कितना है भाई 40, बीसी का मान कितना है भाई 48, 48 ही है ना, देख लो आप। ऊंचाई अभी भी निकाला ए बी, ए बी कितना निकाला बेटा आपने 15 निकाला, ठीक है। अब देखो 1/2 गुणा, हाँ ये कितना हो गया 88 हो गया, गुणा 5। देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 से 48 कट रहा है, 2 को थोड़ा ढंग से लिख लेते भाई, कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया भाई। ये 2 से 48 कितनी बार कट जाएगा बेटा 44 बारी, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 44 गुणा 15। अरे यार 5 कैसे आ गया, ये होता है भाई अक्सर, 15 से 5 हो गया, फिर आगे जाके मिस्टेक हो जाती है हमारी। 15, हाँ देखो 15 चौक 60, 66, तो इसका हो जाएगा आंसर 660 मीटर स्क्वायर। आगे होगी बात में। तो इसमें सबसे जरूरी तो काम ये था, आपको समझना था, सवाल को समझना था, ठीक है। इसमें एक वर्ड आया लंब, लंब का मतलब हो गया 90 डिग्री बन रहा है, तो इस त्रिभुज में 90 डिग्री बनता है, इस चतुर्भुज में, है ना भाई, इस चतुर्भुज में तो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये समलंब के हिसाब से बोला है, समलंब का आकार का, समलंब का आकार का है, समलंब के 2 आकार के होते हैं, वो चतुर्भुज ले या फिर ये ले, तो इसका मतलब 90 डिग्री लंब आ रहा है ना, लंब शब्द आ रहा है, लंब तो इसमें होता है भाई, ठीक है। हाँ तो इसके लिए आपको समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए समांतर भुजाओं का योग चाहिए, समांतर भुजाएं तो दे रखी है, अब इनकी बीच की दूरी नहीं दे रखी है, वो आपको निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप परिमाप लगा लो भाई, ठीक है। चले आगे, देखो अगला सवाल, ये भी बहुत प्यारा है। एक चतुर्भुज के आकार के खेत का विकर्ण है, एक क्या है चतुर्भुज के आकार का खेत है, चतुर्भुज बोला है तो आपके हिसाब से कौन सा भी चतुर्भुज बना लो, ठीक है, आपके जो मन में आए वो चतुर्भुज बनाओ, ठीक है। ऐसा है, इसने बोला तो नहीं ना, इसने बोला है एक खेत है जो चतुर्भुज के आकार का है, नाम भी दे देते इसको, नामकरण करने में तो माहिर है, ए बी सी और डी, ठीक है। अब देखो देखिए, इसका एक विकर्ण, एक चतुर्भुज आकार का खेत का विकर्ण कितना है 24 है, इसका कोई एक विकर्ण है, विकर्ण 2 होते हैं, तो कोई भी एक विकर्ण इसका 24 दे रखा है, ये मान लेते हैं इसने 24 दे दिया, विकर्ण की लंबाई कितनी दे दी बेटा 24, 24 क्या है मीटर, 24 मीटर है। शेष सम्मुख शीर्षों से, देखो 2 शीर्ष तो काम में आ गए इसके, अरे शीर्ष है कितने 4 होते हैं, तो 2 शीर्ष तो विकर्ण में काम में आ गए। अब इसने बोला है शेष सम्मुख शीर्ष, मतलब जो विकर्ण के जो सम्मुख शीर्ष है उसके बारे में बोल रहा है, यार ऐसा भी बोल रहा है जो शेष बच गए, अरे शेष शीर्ष कौन से, अरे शीर्ष 4 होते हैं, तो इसका मतलब ये शीर्ष बच गया और एक ये शीर्ष बच गया, भाई यही तो बचा है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, शेष सम्मुख शीर्षों से, देखो इसका सम्मुख शीर्ष कौन सा है, ये विकर्ण है, इसका सम्मुख शीर्ष कौन सा है, सामने कौन सा शीर्ष बेटा ये बेटा है, और इसके सामने ये बेटा है, 2 शीर्षों से इस पे विकर्ण पर खींचे गए लंब है, देखो इस दोनों शीर्षों से इस पे आप लंब खींचोगे, लंब कितने देर के बेटा 8 मीटर, हाँ आप इस विकर्ण इस शीर्ष से आप शीर्ष खींचते हो, देखो इस 24 को मिटाना पड़ेगा, मान लेते ये है, यहां से आप शीर्ष खींचते हो, लंब खींचते हो, तो ये कितना देर का बेटा 13 मीटर, और ये हो गया आपके सामने 24 मीटर। क्या बोला है जो विकर्ण है, एक विकर्ण खींच दो आपके हिसाब से कोई भी, ठीक है। हाँ इसके जो सामने की जो शीर्ष है, यहां से इस विकर्ण पे 2 लंब डाले गए हैं, एक की तो लंबाई है 8 मीटर, दूसरे की है 13 मीटर, ठीक है। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये क्या है 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको, देखो मैं आपको दिखाता हूं, क्या आपको 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं,
तो ये साइड होगी 24, तो होगी बेटा 8 मीटर। अरे चतुर्भुज को आप दो त्रिभुजों में तोड़ सकते हो, ए बी, और ये क्या हो गया बेटा डी। देखो ऊपर वाला एक त्रिभुज बन रहा है ए बी डी बन रहा है, और एक नीचे वाला भी त्रिभुज बन रहा है, देखो आप। अरे बेटा एक नीचे वाला भी त्रिभुज बन रहा है, देखो आप। ये 24 होगी, ये हो गया डी, और ये क्या हो गया बेटा बी, और ये क्या हो गया सी। अब ये भी 24 है, तो ये कितना देर का आपको 13, 13 देर का ना, 13 मीटर। अब मुझे एक बात बताओ, एक चतुर्भुज को आप दो भागों में देखते हो, तो आप देखो कोई भी एक चतुर्भुज है आपके सामने, इसमें आप विकर्ण कीजिए तो ना एक, तो दो त्रिभुजों में बढ़ जाता है। इसका मतलब है दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल दो, उनको जोड़ दो, तो एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा ना आगे बस में। तो वही काम करेंगे हम, ये दो त्रिभुजों में बढ़ गया, क्या हो गया बेटा दो त्रिभुजों में बढ़ गया, तो इसका मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं त्रिभुज, ऊपर वाला निकाल ले, ए बी डी का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है ना आधार इंटू ऊंचाई। देखो देखिए 1/2 आधार कितना है इसका, ये होगा भाई, ये 24 आधार है, और ऊंचाई दे रखी है, देखो आधार के ऊपर हमेशा आधार ये है, तो ऊंचाई हमेशा लंबवत, अरे ऊंचाई किसके ऊपर लंबवत होती है, आधार के ऊपर लंबवत होती है। आगे बात सुनिए आपको, तो इसका मतलब आधार और ऊंचाई पता चल गया। आधार कौन सा है बेटा, आधार है बी डी, और ऊंचाई कौन सी है, इसको मान लेते हैं बेटा m, इस पॉइंट को m मान लेते हैं, ठीक है, और इसको n मान लेते हैं, आपके हिसाब से कुछ भी मान लो। तो ऊंचाई कौन सी होगी बेटा ए एम। तो देखो इसका आंसर निकालो भाई 1/2, बी डी का मान कितना है भाई 24, ऊंचाई कितनी है बेटा 8, हो गया ना, सर हो गया। हाँ अब देखो ये 2 से 24 कितनी बार कट गया बेटा 12 बारी। अब मुझे एक बात बताओ, 12 गुणा 8 हो गया, ठीक है, तो 12 को 8 से गुणा करो तो 12 12 8 96, 96, और किस में आ जाएगा ये मीटर स्क्वायर में आ गया। देखो बेटा ये ऊपर वाले का तो आ गया भाई, ऊपर वाले का तो आ गया आपके सामने, ऊपर वाले का तो क्षेत्रफल आ गया। अब इस त्रिभुज का भी निकाल ले भाई, क्या आपत्ति है भाई। अब दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा है, बी डी सी का, त्रिभुज बी सी डी सी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला तो वही होगा बेटा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है भैया, हाँ तो देखो 1/2 आधार कौन सा है बेटा, ये होगा। अब आधार कौन सा होगा बी डी, बी डी। ऊंचाई कौन सी होगी इसकी, आधार के ऊपर जो लंबवत हो, कौन सी है सी एन, ये होगी ना भाई, ऊंचाई कौन सी होगी सी एन। तो मान रख देते हैं बेटा 1/2, आधार बी डी का मान कितना है 24, भाई आधार यही तो होगा, दोनों में आधार कॉमन है, देखो दोनों में आधार कॉमन है, ऊंचाई तो थोड़ा अलग अलग है बेस, आधार तो दोनों में कॉमन है। हाँ ऊंचाई कौन सी है इसकी बेटा 13। अब इसको 12 से काट दोगे, ठीक है, 2 से 24 कितनी बार कट गया भाई 12 बारी, तो 12 गुणा 13, तो देखो 13 दून, देखो 12 से गुणा कर लो, 12 को 13 से गुणा करोगे 30, ठीक है, 3 12 और 3 15, 156 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर। आगे बात सुने, अब देखो दोनों त्रिभुजों को जोड़ लोगे आप, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये खेत का क्षेत्रफल, खेत है ना, खेत लिख रखा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं खेत का क्षेत्रफल। कौन सा खेत है लिख लेते हैं यहाँ पे, चतुर्भुज
ABCD, ठीक है, इसका क्षेत्रफल। तो कैसे निकालोगे? दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ दो। एक तो कौन सा है? ABD प्लस त्रिभुज BDC, BDC। भाई दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ दोगे तो आपके सामने खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका मतलब 96 प्लस 156, 156 ही एरर, हाँ, तो ये हो जाएगा 252, ठीक है, 252 हो गया भाई मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो इसका आंसर आ गया 252 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। ओके, और आगे की बात में तो इसने बोला है एक चतुर्भुज, आप नॉर्मल एक चतुर्भुज बना लो बेटा। उसने बोला है एक विकर्ण है, एक विकर्ण की लंबाई 24 दे रही है, इसका मतलब दो विकर्ण होते हैं, इसका मतलब आप कौन सा भी एक विकर्ण खींच लो। अब इस विकर्ण के ऊपर देखो सम्मुख शीर्षों से शेष शीर्ष, शेष देखो, एक तो शब्द बोल रखा है शेष, देखो दो शीर्ष तो इस विकर्ण में काम में आ गए, अब बच गए जो शेष बच गए वो शीर्ष शेष कहलाएंगे ना, तो ये शेष शीर्ष है। इस शेष शीर्षों से इसमें विकर्ण पे डाले गए लंब, देखो साफ साफ लिख रखा है विकर्ण पे डाले गए खींचे गए लंब, ठीक है, एक तो 8 है और एक 13 है, तो इसका खेत का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो आपने देखा है एक अगर चतुर्भुज में आप एक विकर्ण खींच देते हो तो वो दो त्रिभुजों में बढ़ जाता है, तो दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालो, दोनों को जोड़ दो तो ये इस खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा भाई, ठीक है, इसको नोट कर लो भाई। चले आगे, हाँ देखो देखिए बहुत प्यारा सवाल है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज समझ गए बेटा, आपके सामने ये रहा, ए बी ई और डी, इसके विकर्ण दे रखे हैं, विकर्णों की लंबाई दे रखी है। एक विकर्ण की लंबाई कितनी है बेटा? 7.5 सेमी। दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है बेटा? 12 सेमी। कितनी होगी बेटा? 12 सेमी। अब आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का, सम, ठीक है भाई, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का कुछ आया याद? विकर्णों का गुणनफल। आगे बात में विकर्णों का क्या कर दो बेटा? गुणा कर दो, बस बात खत्म। विकर्णों का गुणा करके आधा कर दो, 1/2। विकर्ण कौन से है? एक तो AC है, AC गुणा BD, दो ही तो विकर्ण है, बस मान रख दो भाई। 1/2 AC का मान कितना है भाई? 12। BD का मान कितना है? 7.5। देखो आप इसको काट दोगे बेटा, 6 बारी कट गया, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 7.5, तो ये कितना हो गया भाई? देखो आप मुझे एक बात बताओ, 6 को 7 से गुणा करते हैं, 42 हो गया, 42 हो गया, और 6 का आधा, 6 का आधा कितना हो गया? 3, ठीक है, आधे आधे से गुणा करोगी तो आधा ही हो जाएगा ना, हाँ, तो 42 और 3 कितना हो जाएगा बेटा? 45, और सेमी स्क्वायर, सेमी में दे रखा है ना। आगे बात में तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूले पे आ गया था एक समचतुर्भुज का। देखो बेटा एग्जाम में आ रखा है, ये इसने बोला है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसके विकर्ण दे रखे हैं, दोनों विकर्ण दे रखे हैं, आपको एग्जाम में आ रखा है ये सवाल, ठीक है भाई। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणा, विकर्णों को गुणा करके आधा कर दो, ठीक है, दोनों विकर्णों को गुणा करके आधा कर दो भाई, ठीक है भाई, नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं। तो भाई आपकी क्लास यहीं पे कंप्लीट हो जाती है, तो आप जाने से पहले बेटा इस क्लास को आप लाइक और शेयर करके जाओगे भाई।